अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आपको? जी सर। ओके जी। अटेंडेंस लगाएं, रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ नाम भी लिखा करें अटेंडेंस में। टू 2019 है जी 966। अपना नाम भी साथ। हाँ ठीक है, गुड। ओके जी, हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो था दैट वाज अबाउट ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो इसकी कुछ कैलकुलेशंस हमने की थी। आज इनको फर्दर थोड़ा सा डिटेल के साथ देख लेते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन का स्पेक्ट्रम है उसमें लैम्डा एम शो करता है। ये लैम्डा एम शो करता है वो वेवलेंथ जिस पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है। और ये स्पेक्ट्रम जो यहाँ पर एक कर्व है, लास्ट टाइम हमने देखा था कि जब हम इसका टेम्परेचर राइज करते हैं तो ये कर्व का जो लैम्डा एम की जो वैल्यू है ये शिफ्ट हो जाती है टुवर्ड शॉर्टर वेवलेंथ। यानी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें मिलती है वो यहाँ पर आकर मिलेगी, फिर उससे ज़्यादा जो होगी वो ऐसे कर्व पीछे को चलती जाएगी। तो ये ऑब्जर्वेशन थी साइंटिस्ट की और उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये वाली कर्व जब ड्रॉ की तो नेक्स्ट स्टेप वाज टू एक्सप्लेन दिस शेप। और वो मैकेनिज्म फाइंड आउट करना चाह रहे थे कि जिसकी बेस पर इस तरह की कर्व मिलती है। यानी वो क्या रीज़न है कि जब हम एक ब्लैक बॉडी को किसी टेम्परेचर टी पर रखते हैं तो उसमें से जो वेवलेंथ एमिट होती हैं उनमें से शॉर्टर वेवलेंथ की इंटेंसिटी कम है। फिर जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती है इंटेंसिटी इंक्रीज होती है। एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ मिलती है जिस पर मैक्सिमम इंटेंसिटी है। उसके बाद उससे हायर वेवलेंथ जो हैं उनकी इंटेंसिटी फिर कम होना शुरू हो जाती है। इस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट ने थर्मोडायनेमिक्स की तमाम थ्योरीज अप्लाई करने की कोशिश की, वेव्स एंड ऑसिलेशंस की तमाम थ्योरीज अप्लाई की और एक फार्मूले तक पहुंचे। वो हमने देखना है कि कौन कौन से फार्मूले थे जो साइंटिस्ट ने डिराइव किए और फिर क्या उन फार्मूलों की मदद से जो ग्राफ बनाया जाता है क्या वो एक्सपेरिमेंट के नतीजे से हासिल होने वाले ग्राफ के साथ ओवरलैप करता है, मैच करता है कि नहीं करता। क्योंकि अगर वो मैच करता है तो इसका मतलब है कि जिस थ्योरी की बेस पर फार्मूला डिराइव किया गया है वो थ्योरी करेक्ट है। लेकिन अगर थ्योरी की मदद से डिराइव शुदा फार्मूले को यूज करके जो ग्राफ बनाया जाए, अगर वो ग्राफ और तजर्बे के जरिए जो ग्राफ हासिल किया जाए वो ग्राफ फर्क हो तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो थ्योरी है उसमें कोई फ्लॉ है, कोई ड्रॉबैक्स हैं उसके अंदर। हम यानी इस मैकेनिज्म को कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर सके। तो ये हम वन बाय वन देखते हैं। उन्होंने सबसे पहले जो फॉर्मूला इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया वो उसे हम वीन्स लॉ का नाम देते हैं। और वीन्स लॉ का फार्मूला ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है कि इंटेंसिटी, और ये ब्रैकेट में आप देख रहे हैं कि लैम्डा और कैपिटल टी लिखे हुए हैं। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं और बहुत अच्छी तरह इस बात से वाकिफ हैं कि जब हम ब्रैकेट में ऐसे फंक्शन लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इंटेंसिटी फंक्शन है वेवलेंथ और टेम्परेचर का। यानी ये जो ग्राफ में अगर आप देखें तो इंटेंसिटी जो हमें ऑब्टेन हो रही है ये वेवलेंथ के चेंज होने से चेंज हो रही है
और दूसरी बात जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अगर हम इसकी किसी टेम्परेचर डिफरेंट करके उस पर हम इसका ग्राफ देखें तो वो ग्राफ की जो शेप है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। वो ये मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, अगर सही बन गया। ये इस यानी इस टाइप का ग्राफ किसी और टेम्परेचर पर हो सकता है, आपको T2 पर इस तरह का ग्राफ कोई डिफरेंट शेप मिल जाए। ये एक्चुअली स्मूथ लाइन होनी चाहिए, ये मुझे लगी नहीं यहाँ, लेकिन ये यानी लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू है दैट शिफ्ट्स टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ, और ये ग्राफ की शेप चेंज हो जाती है, तो एरिया अंडर द कर्व भी चेंज हो जाता है। तो इस टाइप का यानी जो इसलिए हम कहते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है वो फंक्शन ऑफ लैम्डा और टी दोनों पर डिपेंड करती है। तो वेन ने जब ये फॉर्मूला डिराइव किया, डिराइव नहीं किया एक्चुअली, दैट वाज एन एम्पिरिकल रिलेशन। उसने इस कर्व की शेप को बेस बनाते हुए, कर्व की शेप को बेस बनाते हुए ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन फाइंड आउट किया जिसका ग्राफ इसी शेप का बनता है। यानी ये फर्स्ट एफर्ट थी इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने की। उसमें कुछ उसने एजम्पशन ये यूज की कि जो थर्मोडायनामिक की जो एजम्पशन है कि किस तरह एनर्जी ट्रांसफर का प्रोसेस होता है, लेकिन वो डिटेल्ड नहीं था। बेसिकली इसको हम एम्पिरिकल फार्मूला ही करते हैं। तो ये फार्मूला एक्सपोनेंशियल माइनस बी ओवर लैम्डा टी है, और ए ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है। ए और बी दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, पैरामीटर्स हैं जो एडजस्ट किए जा सकते हैं, और उसने रीजन नहीं बताई कि ये किस पर डिपेंड करते हैं। फिर ये एक्सपोनेंशियल माइनस बी ओवर लैम्डा टी, ये लैम्डा और टी का प्रोडक्ट उसने यहाँ पर रखा। ये प्रोडक्ट उसने क्यों यहाँ रखा उसकी रीजन मैं अभी आपको बता दूंगा। और फिर डिवाइडेड बाय लैम्डा रेज टू द पावर 5, ये उसने ऑब्टेन किया फॉर्मूला इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। अब यहाँ पर ए और बी पैरामीटर्स की कुछ वैल्यूज रखी, लैम्डा और टी। इसमें से टी चूंकि एक कर्व के लिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की एक कर्व के लिए टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट होती है, इसलिए अगर हमने एक ग्राफ ड्रॉ करना है, ये वाला जैसे बना हुआ है, तो इस एक ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, और जो चीज वेरी करेंगे वो सिर्फ लैम्डा है। यानी अगर हम एक टेबल बना लें, उस टेबल में हम दो कॉलम्स बना लें, यानी ऐसे हम एक टेबल बना लें, और इसमें हम लेफ्ट साइड पर यहाँ पर हम लैम्डा रख लें, और इधर जो ये जो फार्मूला है हमने यूज़ किया, ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर रख दें। तो फिर हम लैम्डा की वैल्यूज यहाँ पुट करते जाएं, डिफरेंट वेवलेंथ्स, और इधर जो आंसर है वो पुट करें, और फिर हम लैम्डा को एक्स एक्सिस पे रखें, और ये जो आंसर्स आ रहे हैं इनको वाई पे रखें और ग्राफ ड्रॉ करें, तो ये हमें इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ मिल जाएगा। तो ये वेन ने जब ये ग्राफ ड्रॉ किया तो वो शॉर्टर वेवलेंथ रीजन में, यानी जहां पर ये मैक्सिमम इंटेंसिटी तक जाता है, ये जो रीजन है, ये वाली रीजन, यानी इस रीजन में तो ये ग्राफ का रिजल्ट सही था। लेकिन जब इससे आगे वाली रीजन, ये जो राइट वाली रीजन है, लैम्डा मैक्स के राइट वाली जो रीजन है, जब इस तरफ वो उसने ग्राफ प्लॉट किया तो वो इस तरह यहाँ से डेविएट हो गया, ये इन पॉइंट्स पर आ गया जो मैंने काफ़ी ये डार्क कलर से आपको बना के शो की, यानी वो यहाँ से डेविएशन स्टार्ट हो गई, और जो ग्राफ था वो शॉर्टर वेवलेंथ रीजन, यानी इस रीजन में तो उसने सही रिजल्ट्स दिए, ये वाली जो रीजन है शॉर्टर, और लॉन्गर वेवलेंथ रीजन में वो डेविएट हो गया। अब चूंकि दो इसमें वेन्स फार्मूले के अंदर दो फिर प्रॉब्लम्स आई वेन्स लॉ में। पहली प्रॉब्लम तो ये आई कि वेन ने इस पूरे प्रोसेस का बेसिक मैकेनिज्म एक्सप्लेन ही नहीं किया कि एनर्जी क्यों एब्जॉर्ब ट्रांसफर हो रही है, कैसे हो रही है, उसमें कौन सी चीजें रोल प्ले कर रही हैं। यानी उसने एम्पिरिकल फार्मूला, सेमी एम्पिरिकल कहते हैं कि उसने थोड़ी सी थ्योरी एक पार्शली सी डिस्क्राइब की थी, लेकिन एक्चुअली वो कोई उसने बेसिक फिजिक्स के प्रॉपर थ्योरी नहीं दी। और दूसरी बात ये, एक तो ये थ्योरी नहीं दी, और दूसरी बात ये कि जो ग्राफ बनाया गया वो भी 100% इसके साथ मैच नहीं हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि वेन की जो वेन्स लॉ है, इट वाज इनसफिशिएंट टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन।
इट वॉज इनसफिशिएंट टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यानी ये हम इसको फिर एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ, अलबत्ता एक चीज ऐसी थी जो वेन ने प्रॉपरली डिटरमिन कर ली और वो पैरामीटर भी बहुत यूजफुल था। वो मैं यहाँ आपको अभी शो करवाता हूँ कि वेन ने ये कहा कि जब आप लैम्डा मैक्सिमम को एब्सोल्यूट टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो प्रोडक्ट है इन दोनों का, ये उसने कहा कि इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये लैम्डा और टी का जो प्रोडक्ट है, इट इज ए कांस्टेंट। तो ये एक बहुत अहम चीज थी। यानी आप कोई भी ब्लैक बॉडी की रेडिएशन का एक ग्राफ यानी एक कर्व ले लें, उसमें आप लैम्डा मैक्सिमम फाइंड आउट करें कि कहां पर है। तो लैम्डा मैक्सिमम को जब भी उस ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर से ज़रब देंगे तो जो आंसर आएगा, दैट आंसर विल ऑलवेज बी ए कांस्टेंट नंबर। ये मैंने आपको एक होमवर्क दे रहा हूं कि मुझे आपने सर्च करके बताना है कि वो कांस्टेंट नंबर क्या है, और अभी आप बता सकते हैं कि उसके यूनिट्स क्या हैं। तो ये क्लास जब एंड करेंगे तो यूनिट्स आपने अभी बताने हैं और कांस्टेंट की वैल्यू क्या है वो आपने सर्च करनी है। तो ये आपके लिए एक होमवर्क है। इस फार्मूले को, ये जो मैंने लिखा है लैम्डा मैक्सिमम इंटू टी, इस फार्मूले को हम वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का नाम देते हैं। यानी ये जो फार्मूला है लैम्डा मैक्स इंटू टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, इट इज नोन एज वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बताता है? ये बताता है कि किसी भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन में लैम्डा मैक्स और टी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम से जो वेन ने जो काम किया उसमें उसने एक अहम चीज यानी फाइंड आउट कर ली, जिसे हम वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं। यानी लैम्डा मैक्स और टी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है। और ये मैंने आपको बताया था कि जो इसने यहाँ फार्मूला यूज किया हुआ है, इसमें बी माइनस बी ओवर लैम्डा टी, ये लैम्डा टी यहाँ जो आया है ये प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड टेम्परेचर, ये कांस्टेंट रहता है किसी अगर हाँ लैम्डा मैक्सिमम अगर हमने लिया हो, यहाँ तो लैम्डा लिया है, लैम्डा मैक्सिमम और टी का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इसका फायदा क्या है इस फार्मूले का? इस फार्मूले का फायदा ये है कि अगर आप किसी भी ब्लैक बॉडी के लिए लैम्डा मैक्सिमम और टी का प्रोडक्ट लें और वो आपको एक कोई कांस्टेंट वैल्यू मिल जाए, तो ये नंबर हमें एक दफा मालूम हो जाएगा कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू मैंने आपको कहा आपने मालूम करनी है और यूनिट्स आपने इसकी तरफ इसकी मदद से लेने हैं। ये लैम्डा के सबस्क्रिप्ट में एम होगा लैम्डा। तो अब अगर हमारे पास सिर्फ ब्लैक बॉडी रेडिएशन का सिर्फ एक स्पेक्ट्रम आ जाए, यानी इस तरह का ग्राफ हमें मिल जाए, हम उसमें से लैम्डा मैक्स खुद ही मालूम कर सकते हैं। और जब हम इस लैम्डा मैक्स को टी से ज़रब देंगे तो जो कांस्टेंट आना है वो हमें ऑलरेडी नोन होगा। तो हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं जिन तक हम पहुंच नहीं सकते, या जिनके दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। हमारे पास कोई ऐसे थर्मामीटर नहीं है जिनकी मदद से हम उनके टेम्परेचर मालूम कर लें। तो इस फार्मूले की मदद से हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर भी निकाल लेते हैं यूजिंग दिस वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जिन ऑब्जेक्ट्स तक हमारी पहुंच मुमकिन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने सूरज की सरफेस का टेम्परेचर निकालना हो तो हम ये तस्वर कर सकते हैं कि सूरज एक बहुत बड़ी ब्लैक बॉडी है, यानी उसमें
बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब की थी, और अब वो हाई टेम्परेचर पर होने की वजह से वो तमाम अपनी रेडिएशन एमिट कर रहा है। तो अगर हम सूरज की रोशनी का ज़मीन पर आने वाला स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर लें, जो साइंसदानों ने किया है, और अगर आपको याद हो तो लास्ट पीरियड में मैंने आपको शो भी करवाया था, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का स्पेक्ट्रम के तौर पर उसको डील किया जाए, तो उसमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू हम खुद स्पेक्ट्रम की मदद से मालूम कर सकते हैं, और कांस्टेंट हमें मालूम होता है, तो हम सूरज की सतह का टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये साइंसदानों ने इस तरीके से टेम्परेचर कैलकुलेट किया है, और उसकी वैल्यू जो उन्होंने निकाली है वो तकरीबन 6400 केल्विन है, जो सूरज की सतह का टेम्परेचर है। तो 1 मिनट के लिए जरा यहाँ पॉज करें। तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी आपने सीख लिया, लैम्डा मैक्स इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और उसका सेमी एम्पिरिकल फार्मूला। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसके बाद साइंटिस्ट ने इसको फाइंड आउट करने की कोशिश की कि फर्दर, यानी अगर ये लॉ सही नहीं है तो फिर कौन सी थ्योरी इसकी होनी चाहिए जिसकी बेस पर इसको डिस्क्राइब किया जा सके ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को। तो इसमें फिर दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ज़्यादा अहम रोल प्ले किया। उनमें से एक रेले और दूसरा जीन्स। तो रेले और जीन्स की थ्योरी अब हमने पढ़नी है कि उन्होंने क्या अजम्पशंस की थी। रेले और जीन्स ने एक्चुअली एक थ्योरी प्रेजेंट की कि इस थ्योरी की बेस पर हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और उसके पॉइंट्स क्या थे मेन, वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जी, तो ये थ्योरी वाज गिवन बाय रेले एंड जीन्स। उन्होंने, रेले और जीन ने क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जिससे जो हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स से मुराद है कि मैक्सवेल ने जैसे थ्योरी प्रेजेंट की थी उस वक्त तक जो भी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का काम हो चुका था वो, और थर्मोडायनामिक्स, यानी वो लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स जिनकी मदद से हम ये स्टडी करते हैं कि हीट एनर्जी कैसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है, कब वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो ये सारे लॉज नोन थे। तो उन्होंने, रेले और जीन ने कंसिडर किया कि जो भी बॉडी जिससे एनर्जी रेडिएट हो रही है वो बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर मुश्तमिल है, जो अपनी जगह पर आगे और पीछे सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। जैसे ये आप रेड कलर का कर्सर देख रहे हैं, तो ये इक्वेशन 2.2 के डॉट पर मैंने रखा है। तो अगर इस डॉट को मीन पोजीशन मान लें तो इस तरह की जो मोशन है, यानी मीन पोजीशन के गिर्द टू एंड फ्रो मोशन, दिस इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। ये किसी सिमत में भी हो सकती है, ऊपर नीचे भी हो सकती है, दाएं बाएं भी हो सकती है, ऐसे तिरछी भी हो सकती है, सिंपल पेंडुलम की तरह भी हो सकती है। टू एंड फ्रो मोशन यानी एक पॉइंट के गिर्द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो उन्होंने कहा कि जो चार्ज पार्टिकल है, सपोज ये रेड कलर का डॉट एक चार्ज पार्टिकल है, तो ये अपनी मीन पोजीशन, यानी जब इसके ऊपर कोई रेडिएशन फॉल करेगी तो ये अपनी मीन पोजीशन के गिर्द टू एंड फ्रो मोशन करेगा। और ये टू एंड फ्रो मोशन करने वाला चार्ज, यानी अगर ये बाहर से आने वाली रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा तो ये मोशन स्टार्ट कर देगा, और अगर ये मोशन ऑलरेडी कर रहा है तो ये रेडिएशन एमिट करेगा। यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी उन्होंने कहा कि चार्जेस जो हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, और इस सिंपल हार्मोनिक मोशन की वजह से उनमें से रेडिएशन एमिट हो रही हैं। और अगर चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पड़े तो वो अपनी जगह पर ऑसिलेशन स्टार्ट कर देंगे। ये उनका कॉन्सेप्ट था। अच्छा, फिर उन्होंने दूसरी बात ये कही कि जो रेडिएशन कैविटी के अंदर है वो, यानी उसके अंदर जो एनर्जी है, यानी जिस वक्त एक सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि अगर फर्ज करें कि हमारे पास एक कैविटी है जिसके अंदर हमने वो होल किया हुआ है, जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था,
तो कैविटी के अंदर जहां होल है उसके दरमियान में रेडिएशन ट्रैप हुई हुई है। अब अगर रेडिएशन और ब्लैक बॉडी रेडिएशन की कैविटी, ब्लैक बॉडी की कैविटी, यानी ये दो चीजें मैंने कही, कौन कौन सी? रेडिएशन इन कैविटी और वॉल्स ऑफ कैविटी। ये उन्होंने कहा कि दीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ये रेले और जीन ने कहा कि जिस वक्त ये थर्मल इक्विलिब्रियम में होती हैं तो उस वक्त एनर्जी डेंसिटी जो है वो इक्वल होगी, यानी एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन एंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ ऑसिलेटर्स इन कैविटी वॉल्स आर इक्वल। ये उन्होंने कहा कि रेडिएशन जो है कैविटी के अंदर जब ट्रैप हुई हुई है तो वॉल्स ऑफ कैविटी जो हैं उनमें छोटे छोटे ऑसिलेटर्स हैं। ये ऑसिलेटर्स और रेडिएशन जब थर्मल इक्विलिब्रियम में आएंगे तो जितनी एनर्जी डेंसिटी यानी जितनी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रेडिएशन में स्टोर हुई हुई है उतनी ही एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैविटी की दीवारों के अंदर भी स्टोर हो जाएगी। तो ये बहुत अहम असम्पशन थी और ये करेक्ट थी, क्योंकि जब दो चीजें थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं तो इसका मतलब है कि उनकी एनर्जी डेंसिटी बराबर हुई हुई है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत का फ्लो, अब टेम्परेचर एक तरफ से दूसरी तरफ को चेंज नहीं हो रहा, यानी हीट का फ्लो नहीं हो रहा, अब इक्विलिब्रियम में आ गई है वो, और इसकी वजह से वो एक टोटल थर्मल इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस हो गया। तो ये बात जब उन्होंने कही तो आफ्टर दैट उन्होंने फिर कहा कि इसको अब कैसे करना है। उसका तरीका ये है कि देखें, at thermal equilibrium the energy density of the radiation inside the cavity will be equal to the energy density of the atomic oscillator situated in the walls of the cavity। तो फिर उन्होंने नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट किए। ये कैलकुलेशन हमने यहाँ अभी नहीं करनी। ये नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स पर यूनिट वॉल्यूम लास्ट टाइम भी मैंने आपको ये बताया था, लेकिन आज मैंने उसकी बेसिक फिजिक्स की थ्योरी बताई है कि किस बेस पर उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि अगर एक फ्रीक्वेंसी न्यू है जिसके साथ वो ऑसिलेट कर रहे हैं, जब भी कोई चीज ऑसिलेट करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। उन्होंने कहा अगर फ्रीक्वेंसी न्यू के साथ वो ऑसिलेट कर रहे हैं और वेलोसिटी ऑफ लाइट को स्मॉल सी से हम रिप्रेजेंट करें तो जो नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स पर यूनिट वॉल्यूम होगा, नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो उन्होंने कहा कि ये 8 बाई न्यू स्क्वायर ओवर सी क्यूब के बराबर बनते हैं। ये ऐसे ही अभी फिलहाल इसको याद कर लें। इसकी डेरिवेशन की जो बुनियाद है वो इस पर बेस करती है कि कितने मोड्स ऑफ ऑसिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं इसके अंदर। तो इसको फिर हम की मदद से किया जाता है, क्योंकि आपके स्कोप से तो नंबर ऑफ मोड्स ऑफ उन्होंने नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट किए। फिर उन्होंने एक और चीज, ये पहले से वेल नोन थ्योरम था, इसको बोलते हैं एक क्लासिकल थ्योरी है इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी की। यानी जो एनर्जी थर्मल इक्विलिब्रियम में जब एक सिस्टम होता है तो उसके हर ऑसिलेटर की जो एनर्जी है अगर उसको टेम्परेचर टी पर रखा गया हो तो ऑसिलेटर की एनर्जी के टी के बराबर होती है। तो ये नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स पर यूनिट वॉल्यूम है और ये के टी एक ऑसिलेटर की एनर्जी है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगी, यानी टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर्ड इन ए ब्लैक बॉडी। तो जब हम 8 पाई न्यू स्क्वायर ओवर सी क्यूब को के टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट द फॉर्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी। ये U which is energy density, it is a function of frequency and temperature, it is equal to 8 pi nu square over c cube into kT। इस फार्मूले को हम रेले जीन्स लॉ का नाम देते हैं। ये रेले और जीन ने कंबाइंड अपनी थ्योरी की बेस पर, जिसकी बुनियाद एक फिजिकल थ्योरी थी, उसकी बेस पर ये फार्मूला डिराइव किया। यू मस्ट रिमेंबर दिस, ये फार्मूला आपको आना चाहिए और ये फ्रीक्वेंसी की टर्म में है। तो ये दिस इज नोन एज रेले जीन्स लॉ। अब
हम इस फार्मूले को वेवलेंथ की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कन्वर्ट करने के लिए हमें ये एन न्यू जो हमने लिया था इसे एन लैम्डा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर एन लैम्डा डी लैम्डा हम लें तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे, ये देखें एन लैम्डा डी लैम्डा और एन न्यू डी न्यू आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की जो वेरिएशन है वो एक जैसी होती है। तो यहाँ से जब आप न्यू को लैम्डा में कन्वर्ट करेंगे तो आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा डी न्यू बाई डी लैम्डा। ये डी लैम्डा इधर डिवाइड हो जाएगा। तो और न्यू जो फ्रीक्वेंसी है ये बराबर होती है सी ओवर लैम्डा के, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट बराबर होती है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ के। तो फ्रीक्वेंसी बराबर है सी ओवर लैम्डा के। तो ये हमने इस फार्मूले को यूज करके, ये देखें एन न्यू सी ओवर लैम्डा स्क्वायर आ गया। ये वैल्यू जब हमने यहाँ पुट की तो वही गॉट 8 पाई ओवर लैम्डा रेज टू द पावर 4। और इसको जब KT से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट जो है वो टोटल एनर्जी डेंसिटी का मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तो वो जो रिजल्ट ऊपर फ्रीक्वेंसी में था उसको जब आपने वेवलेंथ में कन्वर्ट करना है तो आपको डेरिवेटिव लेना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ। तो हमने फ्रीक्वेंसी वाले नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स का वेवलेंथ के लिहाज से उसको कन्वर्ट कर लिया, और फिर जब उसको एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर यानी KT के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। इसको हम, ये एनर्जी डेंसिटी है यानी ये वो तवानाई या वो एनर्जी है जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, सॉरी, जो ब्लैक बॉडी में स्टोर हुई हुई है, वॉल्स ऑफ ब्लैक बॉडी में। ठीक है, तो यू लैम्डा टी वो एनर्जी है जो ब्लैक बॉडी की वॉल्स में स्टोर हुई हुई है, और इसका रिजल्ट 8 पाई ओवर लैम्डा टू द 4 इंटू KT के बराबर है। हमें असल में चाहिए, ब्लैक बॉडी ने एनर्जी स्टोर की, एनर्जी स्टोर कहाँ हुई, उसके अंदर जो एटॉमिक ऑसिलेटर्स हैं, यानी ब्लैक बॉडी की दीवारें जिन एटमों से मिलकर बनी हुई हैं वो एटम रेडिएशन की वजह से ऑसिलेट कर रहे हैं। उनकी ऑसिलेशन की वजह से रेडिएशन उनमें एब्जॉर्ब या एमिट हो रही है, और उस रेडिएशन की वेवलेंथ को लैम्डा से अगर आप जाहिर करें तो जो टोटल एनर्जी स्टोर हुई हुई है उस ब्लैक बॉडी की वॉल्स में, उसका फॉर्मूला ये बनता है। और इस फॉर्मूले को हम इंटेंसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक रिलेशन है कि इंटेंसिटी और एनर्जी डेंसिटी रिलेटेड होती हैं। इंटेंसिटी, ये देखें ये फार्मूला दिया हुआ था, एग्जैक्ट रिलेशन इज C/4 U इंटू U ऑफ लैम्डा टी। यानी हमने सिर्फ इस फार्मूले को अगर C/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू इंटेंसिटी ऑफ द लाइट दैट इज बीइंग एमिटेड फ्रॉम ब्लैक बॉडी। तो ये इंटेंसिटी में जब हमने कन्वर्ट किया इसको 8 पाई C/4 लैम्डा 4 KT, तो रिले, ये जो लॉ बना इसको हम रिले जीन्स लॉ का नाम देते हैं, और इसका ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन का बाय टेकिंग दिस होल थिंग ऑन। इसमें लैम्डा को हम ले लेंगे एक्स एक्सिस पर, और ये जो पूरा फैक्टर आ रहा है इसका जो रिजल्ट आएगा उसको वाई एक्सिस पर, क्योंकि ये पूरा का पूरा रिजल्ट इंटेंसिटी के बराबर है। तो ये अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो वो जो शेप बनती है वो मैं यहाँ आपको शो करके दिखाता हूँ कि वो इस तरह की शेप बनती है। ये यानी वो इस पोर्शन में ये जो एक्चुअली ये वाला जो रीजन है इसमें वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की जो कर्व है वो और जो थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल मैच कर रही हैं, लेकिन जैसे जैसे शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ आ रहे हैं तो ये इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, और जब लैम्डा मैक्स पर पहुंचते हैं तो ये इन्फिनिट हो जाती है। यानी जो रिले जीन्स की मदद से जो हमने ग्राफ बनाया उसकी जो वैल्यू है वो लॉन्गर वेवलेंथ रीजन में ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कर्व के साथ मैच कर रही है, लेकिन जब हम शॉर्टर की तरफ आ रहे हैं तो वो डेविएट कर रही है और लैम्डा मैक्स पर इन्फिनिट को अप्रोच कर जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि रेले जीन्स का जो फार्मूला था, जिसकी बुनियाद उस तमाम थर्मोडायनामिक्स और वेव्स एंड ऑसिलेशंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरीज पर थी, जो उस वक्त तक की एस्टैब्लिश थ्योरीज थी। जब उन्होंने उन सब थ्योरीज को मिला के एक फार्मूला डिराइव किया, तो वो फार्मूला भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन की स्पेक्ट्रम के सिर्फ थोड़े से एक हिस्से को, यानी लैम्डा मैक्स से लॉन्गर वाले हिस्से को सिर्फ एक्सप्लेन कर सका। लैम्डा मैक्स पर ये वैल्यू इन्फिनिट हो गई। शॉर्टर वेवलेंथ के बारे में इसमें कोई आंसर नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि रिले जीन्स का जो लॉ है वो भी इनसफिशिएंट है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में। तो ये दोनों थ्योरीज, यानी रिले जीन थ्योरी और वीन्स जो थ्योरी थी, ये दोनों नाकाम हो गई। और ये क्लासिकल फिजिक्स की नाकामी थी एक तरह की, कि वो बिल्कुल इस फिनोमिनन को क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी। और ये एक क्वेश्चन रहा कि इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए। इस टर्म को, ये जो रेले जीन्स लॉ है, अगर आप इसको फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में बनाएं, यानी अगर आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन का स्पेक्ट्रम जो मैंने वेवलेंथ वाला आपको शो किया था, इसी को अगर आप फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में बनाएं तो भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो उस सूरत में न्यू मैक्स यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पर जाकर ये जो वैल्यू है इंटेंसिटी की, ये इन्फिनिट हो जाती है। और इसको हम यानी इसको अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफी कहते हैं। कैटास्ट्रॉफी कहते हैं किसी चीज़ का तबाह हो जाना। यानी ये जो थ्योरी है, ये जो लॉ है, ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में यानी हायर फ्रीक्वेंसी रीजन में जाकर बिल्कुल नाकाम हो जाता है, इसलिए इसको अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफी का नाम देते हैं। तो ये एक बहुत ही यानी साइंटिस्ट के लिए एक फंडामेंटल क्वेश्चन बन गया कि अगर इस फिनोमिनन को क्लासिकल फिजिक्स के किसी तरह भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, तो फिर व्हाट इज द आंसर टू दैट प्रॉब्लम। तो ये हमारा इस लेक्चर का ये फर्स्ट फेज यहाँ पर कंप्लीट है। अब हम चूंकि 40 मिनट पूरे हो रहे हैं, तो अब हम ब्रेक लेते हैं और उसके दोबारा आप लॉग इन हो तो फिर हम नेक्स्ट जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं।